बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अज़मत उमर, लेक्चरर मैथमेटिक्स। तो थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ने जा रहे मैथ का एक कोर्स। ये बहुत बेसिक और इजी सा है, तो जो स्टूडेंट्स हैं एफ़ए वाले या बायो वाले वो ये डरे ना कि हमसे नहीं होगा, ये इजी सा है, ये सब कर लेंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मैथ का कोर्स है इसमें जो चैप्टर 1 है वो फंक्शंस के नाम से है। बहुत सारे स्टूडेंट मैथ्स पढ़ के आए होंगे, उन्हें फंक्शन का भी पता होगा। वैसे तो फंक्शन की डेफिनेशन 8 क्लास में भी है, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा इसको रिवाइज़ करते हैं। फंक्शन पे जाने से पहले एक बेसिक और डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स यानी कि जो एक्स वाई में आपके पास वैल्यूज़ होती हैं जिनकी आपको नॉन वैल्यूज़ नहीं पता होती। जैसे आपके पास नंबर्स हैं 2, 3, 4, ये कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, ये चेंज नहीं होती। लेकिन जो वेरिएबल्स टर्म्स होती है जैसे एक्स वाई जी, जो आप अलजब्राइक फंक्शंस में पढ़ते हैं, अलजब्रा में पढ़ते हैं, तो वो जो सारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज होती है, हर सिचुएशन में चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है x+2 = 0, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अगली इक्वेशन है वहाँ पे है x+1 = 0, वहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो वेरिएबल टर्म हम उन वैल्यूज़ को कहते हैं जिनकी वैल्यूज़ है अंडर सम कंडीशन चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे प्रॉपर लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि y = f(x), एक ख़ास फॉर्मेट दिया हुआ है y = f(x). f जो है वो फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन हम बाद में करेंगे, अभी ये स्किप कर रहे हैं हम। f क्या है इस पर हम बात नहीं कर रहे। हम दो लेटर हैं यहाँ पे x एंड y, इन्हें देखना चाह रहे हैं कि ये कौन से वेरिएबल्स हैं। जो x वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है और जो y वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इनपुट भी कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम आउटपुट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वॉशिंग मशीन है, ठीक है। वॉशिंग मशीन जो है वो फंक्शन है, ठीक है। आपने उसमें गंदे कपड़े डाले विच आर इनपुट, ठीक है। वॉशिंग मशीन ने अपना काम किया और आपको आउटपुट दे दिया साफ़ कपड़ों की सूरत में। तो फंक्शन हमेशा एक मशीन के तौर पे काम करता है, उसमें आप इनपुट देते हैं और वो रिटर्न आपको क्या करता है, आउटपुट। अगर हम ये फॉर्मेट देखें जो कि y लिखा हुआ है y = f(x), इसमें मैंने क्या किया कि फंक्शन f को x दे दिया, यानी इनपुट दिया विच इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब इसे दिया, ये इसने इसके साथ वर्क किया, वर्क करने के बाद इक्वल्स टू के उस साइड पे आपके पास एक वैल्यू आ गई y विच इज़ आउटपुट यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास जो आप दे रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो आपको फंक्शन अप्लाई करने के बाद वैल्यू आ रही है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वो डिपेंडेंट क्यों होगा, क्योंकि वो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अब आप वॉशिंग मशीन में डालें, वॉशिंग मशीन सही काम करेगी तो आपके पास आउटपुट आएगा। अगर वो काम नहीं करी, जैसे कि आपके पास समझे कि उस वक्त बिजली नहीं है, ठीक है, तो आपके पास सर्फ नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पास आउटपुट नहीं आएगा। तो फंक्शन अगर काम करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे तो आपके पास आउटपुट यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। तो फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल y को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। आउटपुट, इनपुट और फंक्शन मिल के आउटपुट देते हैं, इसलिए उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप कोई भी कपड़े डाल सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं। उस पर कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल पे कंडीशन होती है, क्योंकि उस पर फंक्शन अप्लाई करने के बाद आता है वो, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने ये डेली लाइफ से इसलिए आपको एग्जांपल बताइए ताकि आप लोग उससे रिलेट करके उसे अच्छे से याद कर सकें। अगर मैं सिर्फ मैथमेटिक्स में आपसे बात करूँगी ना तो आप बोर हो जाएंगे। चलें, बहरहाल यहाँ पे हमने बात कर ली कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास पहले हमने दो टर्म्स देखी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की। जो इनपुट हम दे रहे हैं उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जो आउटपुट हमें मिल रहा होता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी डेफिनेशन फंक्शन पे, जो इस चैप्टर का नाम है, उसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि फ़ंक्शन होता क्या है। अब यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन की तो एग्जांपल नहीं दे सकते, लेकिन हम यहाँ पे फंक्शन के ख़ास रूल होते हैं और इस पर हमने कुछ कंडीशंस लगानी होती हैं। तो वो कंडीशन अगर वो फंक्शन फुलफ़िल करेगा तो हम उसे, वो जो रूल है वो अगर फुलफ़िल करेगा तो उसे हम फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज़ वो फंक्शन नहीं होगा। चलिए प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ फंक्शन f फ्रॉम द सेट x टू सेट y। ये जो मैंने d काट दिया ना, ये x लिखा है मैंने, इसकी जगह मैंने इसलिए लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम x और y में बात करें, वहाँ पे d और y लिखा हुआ था बुक में, लेकिन मैंने इसे चेंज कर दिया x के साथ।
तो ये एक फंक्शन है जो कि एक्स से वाई में है, ठीक है। एक्स से वाई में एक रूल है जो कि असाइन करता है एक्स के हर एलिमेंट को वाई का एक एलिमेंट। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट करके लिखी हुई है, मैथमेटिक टर्म्स है, तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आप फंक्शन है फ्रॉम अ सेट एक्स टू द सेट वाई, यानी कि फंक्शन जो है वो एक्स से वाई में जा रहा है, ठीक है। इज़ अ रूल, ये एक रूल है दैट असाइंस अ यूनिक एलिमेंट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू वाई टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक ये कि ये यूनिक एलिमेंट असाइन करता है, दूसरा ये कि जो आपके पास x है उसके हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। इमेज का मतलब है जहाँ पे वो जाके फंक्शन जाएगा, ठीक है। y में जा रहे तो y में उनके इमेजेस होंगे। तो अभी ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसे मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया हुआ, अगले नोट में उधर चलते हैं, ठीक है। देखिए, आप x और y के दरमियान में एक ब्रिज बना रहे हैं। ब्रिज यानी कि वो फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं और वो ब्रिज जो है उसे दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। पहली ये कि x में जितने भी एलिमेंट्स हैं, x एक सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे 2 4 5 जितने भी हैं, उसके हर एलिमेंट को y के एलिमेंट पे मैप करना चाहिए, यानी कि x पे फंक्शन अप्लाई करे तो y में से आंसर आने चाहिए और हर x के एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो पहली जो इसमें कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ x शुड मैप ऑन सम एलिमेंट ऑफ y। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि x के 4 मेंबर्स हैं, 3 तो जा रहे हैं y में लेकिन एक नहीं जा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास चारों के चारों एलिमेंट्स के इमेजेस होने चाहिए, यानी कि चारों के चारों y में जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहली कंडीशन ये होगी कि x के हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। दूसरी पे आते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ x शुड हैव ओनली वन इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कंडीशन कि हर एलिमेंट x का एक ही इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट है वो दो एलिमेंट्स को जाके मैप कर रहा है, ठीक है। तो इसकी मैंने एग्ज़ाम्पल की है, मैंने अभी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ली है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि फ़ंक्शन क्या है। फ़ंक्शन दो सेट्स के दरमियान में एक रास्ता है, एक ब्रिज है, ठीक है, जो x और y को मिला रहा है। कैसे मिला रहे कि x के हर एलिमेंट को y में लेके जा रहे हैं। अगर हर एलिमेंट को लेके जा रहे हैं तो ये पहली कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन ये कि x का जो एलिमेंट y में जा रहा है वो एक ही एलिमेंट के पास जाना चाहिए। ये ना हो कि x का एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स के पास जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए x के, और दूसरी कंडीशन x के हर एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्लियर? ये दो कंडीशन हम किसी भी मैपिंग के दरमियान में या किसी भी रूल के दरमियान में चेक करेंगे तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज़ वो फंक्शन नहीं होगा। तो एक मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है, उसकी 4-5 फॉर्म्स बनाई हैं और देखा है कि कब फंक्शन बनता है और कब फंक्शन नहीं बनता। तो हम पहली ये एग्ज़ाम्पल के पहले पॉइंट पे आते हैं। मैंने दो सेट लिए हैं, एक्स सेट लिया है ABC और वाई सेट ले लिया मैंने 1 2 और 3। अब मैंने क्या किया कि इनके दरमियान में एक ब्रिज बनाई जिसे मैंने F1 का नाम दे दिया, क्योंकि मैं इसके बहुत सारी फॉर्म्स बना रही थी ना, इसलिए मैंने F1 F2 अप टू सॉन इनको अलग अलग नाम दे दिए। F1 का मैंने नाम दे दिया। मैंने क्या किया कि x के पहले जो एलिमेंट है A, इसको मैंने मिला दिया 1 के साथ, दूसरे एलिमेंट को 2 के साथ और तीसरे एलिमेंट को C के साथ, सॉरी C को मिला दिया 3 के साथ। तो f ऑफ a क्या आ रहा है 1 के इक्वल, f ऑफ b किसके इक्वल आ रहा है 2 के, और f ऑफ c किसके इक्वल आ रहा है 3 के। यानी a मैप हो रहा है 1 पे, b मैप हो रहा है 2 पे और 3 मैप हो रहा है, सॉरी c मैप हो रहा है 3 पे। तो हम ये भी कह सकते हैं a का इमेज 1 है, b का इमेज 2 है और c का इमेज 3 है। इसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि 3 लोग हैं और 3 अलग अलग घरों में रहते हैं, ठीक है। ए जो है वो 1 में रहता है, बी जो है वो हाउस नंबर 2 में रहता है और सी जो है वो हाउस नंबर 3 में रहता है। अब हम देखते हैं कि जो हमने फंक्शन की दो कंडीशंस लिखी है ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। पहली कंडीशन थी कि जो आपके पास पहला सेट है ना एक्स, उसके हर एलिमेंट को मैप करना चाहिए, यानी हर एलिमेंट कहीं ना कहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए A 1 पे जा रहा है, B 2 पे जा रहा है, C 3 पे जा रहा है। तो पहली कंडीशन तो हो रही है सेटिस्फाई। कोई भी x का एलिमेंट ऐसा नहीं है कि वो वही अपनी जगह पे है, वो दूसरे सेट में नहीं जा रहा। यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स जा रहे हैं, ठीक है। तो तीनों एलिमेंट्स का इमेज है तो पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो हर एलिमेंट है ना वो अलग अलग होना चाहिए, उनका इमेज अलग अलग, यानी कि एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, दो इमेजेस नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे देख लें, A का इमेज 1 है, B का
2 है और सी का 3 है, किसी भी एलिमेंट के 2 इमेजेस नहीं, सबके एक एक इमेजेस हैं, सब ने एक एक घर में गए हैं, ठीक है। और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, देखिए अब एक बंदा है, मैं उसे कहती हूँ तुम एट अ टाइम 2 घरों में रह लो, ऐसा नहीं हो सकता ना, कभी भी नहीं हो सकता। तो एक जो पर्सन है वो एक ही घर में रह सकता है एट अ टाइम, 2 घरों में एक साथ नहीं रह सकता। तो दूसरी कंडीशन जो है वो यही बताती है कि एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। तो ये जो पहला मैंने फंक्शन f1 डिफ़ाइन की है, ये फंक्शन है क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। चलिए अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। इसकी सेट वही है, बस मैंने थोड़ा सा उनकी मैपिंग डिफरेंट कर दी है। अब क्या करती है, उनके जो हाउस नंबर है वो चेंज कर दिया। ए पहले 1 में रहता था ना, अब मैंने उसे कह दिया कि तुम 3 में रह लो। तो ए जो है वो अब हाउस नंबर 3 में रह रहा है, बी जो है वो हाउस नंबर 2 में, और सी जो है हाउस नंबर 1 में। यानी कि ए मैप हो रहा है 3 पे, बी 2 पे और सी 1 पे मैप हो रहा है। अब फिर देखते हैं कि ऐसे करने से तो कंडीशन जो है वो वायलेट नहीं कर रही ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो पहली कंडीशन थी हमारे पास कि जो पहला सेट है एक्स ए बी सी वाला, उसके हर एलिमेंट को मैप करना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट मैप कर रहे हैं, ए भी मैप कर रहा है, बी भी और सी भी, यानी तीनों कहीं ना कहीं जा रहे हैं, किसी न किसी घर में रह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन थी कि हर एलिमेंट जो है वो एक पे मैप होना चाहिए, सही है ना, यानी कि 2 में नहीं। जैसे कि अब मैंने कहा ए को कह रही हूँ कि वो 2 में भी रह जाए और 3 में भी रह जाए, तो एट अ टाइम 2 घरों में नहीं रह सकता। यहाँ पे अगर आप नोट करें, ए हाउस नंबर 3 में है यानी एक में ही है, बी जो है वो भी एक ही घर में रह रहा है हाउस नंबर 2 में, और सी जो है वो हाउस नंबर 1 में। ये हाउस नंबर 1 आपने मेंशन नहीं करना कहीं, मैं ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। तो F2 भी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो F2 भी फंक्शन है आपके पास, ठीक हो गया। F1 भी फंक्शन है, F2 भी फंक्शन। फिर मैंने इसकी एक और फॉर्म बना ली, सेट्स वही हैं, बस उसके दरमियान में मैपिंग मैंने थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। मैपिंग मैंने क्या की है कि अब जो है ए बी सी जो है ना वो मैप कर रहे हैं, ए जो है वो 1 पे मैप कर रहा है, बी भी 1 पे मैप कर रहा है और सी 2 पे मैप कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 पर्सन्स जो है ए और बी, उन्हें उन दोनों को एक ही घर में भेज दिया। उन्हें कहा कि हाउस नंबर 1 में रहना है आपने, ठीक है। ए और बी किस में मैप कर रहे हैं, 1 पे मैप कर रहे हैं, और सी किस पे मैप कर रहा है, 2 पे मैप कर रहा है। तो देखते हैं कि ये जो हमने रूल अप्लाई की है कि दोनों वो ए और बी जो है ये मेंबर्स जो हैं वो 1 में रहेंगे, तो ये रूल अप्लाई करने से अब भी फंक्शन है या नहीं है। अब देखिए फंक्शन की कंडीशन थी, पहली कंडीशन ये थी कि जो पहला सेट है ए बी सी वाला, ये तीनों के तीनों का इमेज होना चाहिए, यानी इन तीनों को कहीं ना कहीं जाना ज़रूरी है, कोई भी सेट के अंदर ना रह जाए। तो ये तीनों कहीं ना कहीं जा रहे हैं, पहली बात तो हो गई क्लियर। दूसरी ये बात हमने ये की थी कि हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। अगर आप देखें तो ए का भी एक ही इमेज है 1, बी का भी एक ही इमेज है और सी का भी एक ही इमेज है। ये नहीं है कि ए जो है वो एट अ टाइम 2 में है या बी जो है एट अ टाइम 2 में है। हाँ ऐसा हो सकता है कि 2 मेंबर्स एक ही जगह पे जाके मैप करें, इससे कोई मसला नहीं है, हमारी कंडीशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी कंडीशन ये थी कि हर एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, तो यहाँ पे हर एलिमेंट का एक इमेज है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फंक्शन है। ये 3 हमने एग्जांपल्स की, तीनों फंक्शन हैं। अब ऐसी एग्जांपल करते हैं जो फंक्शन नहीं बनती। चलिए मैंने एक और रूल अप्लाई कर दिया। अब जो रूल है ना, ये मैंने कहा कि ए जो है वो 1 पे भी जा रहा है, ए जो है वो 2 में भी जा रहा है, बी जो है वो 3 पे जा रहा है और सी जो है वो भी 3 पे जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम पहली कंडीशन देखें फंक्शन की डेफिनेशन की, उसमें यह था कि ए बी सी जो सेट है एक्स, इन तीनों का इमेज होना चाहिए। तो इन तीनों का इमेज है, ठीक है, पहली कंडीशन तो हो रही है सेटिस्फाई। ए बी सी तीनों के तीनों कहीं ना कहीं मैप कर रहे हैं। चलिए दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन थी कि हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, 2 3 नहीं हो सकते। लेकिन आप यहाँ पे नोट करें कि ए जो है वो 2 इमेजेस बना रहा है, ए 1 पे भी जा रहा है, ए 2 पे भी जा रहा है। अब एक बंदे के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो एट अ टाइम 2 घरों में रह ले, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। ये जो रूल हमने अप्लाई किया है ये फंक्शन नहीं बना रहा, क्योंकि इसमें दूसरी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही। कंडीशन क्या थी कि हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, कि यहाँ पे देखिए ए के 2 इमेजेस बन रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि F4 जो मैंने रूल अप्लाई किया, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके क्लियर। यहाँ पे हमारी फंक्शन ना होने की वजह ये थी कि इसमें दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, एक एलिमेंट के 2 इमेजेस बन रहे थे। अब आ जाते हैं अपने मैंने एक और रूल अप्लाई किया, 5वां रूल है।
अच्छा, अब यहाँ पे है ए बी सी, पहला सेट जैसे है 1 2 3, दूसरा सेट है। ए को मैंने अप्लाई कर दिया 1 पे और सॉरी बी, ए को मैंने मैप करवा दिया 2 पे और बी को मैप करवा दिया 1 पे। सी को मैंने कोई मैपिंग ही नहीं करवाई। अब पहला रूल ही नहीं यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा, रूल पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। पहली कंडीशन थी कि ए बी सी तीनों को कहीं ना कहीं मैप करना चाहिए, तीनों ने कहीं ना कहीं जाके मैप करना है। यहाँ पे सी मैप ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि F5 इज़ नॉट अ फंक्शन। क्लियर? तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए ये फंक्शन नहीं बनेगा। चले, अब ये 6 एक और मैंने बना दिया द फंक्शन। रूल क्या है कि ए बी सी तीनों के तीनों 1 पे मैप कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं कि ए बी सी जो है ये तीनों के तीनों क्या है, मैप कर रहे हैं। पहली, दूसरी ये कि इन तीनों का एक एक इमेज है, एफ का सॉरी ए का भी 1 इमेज है, बी का भी और सी का भी एक एक इमेज होने की वजह से फंक्शन की दोनों कंडीशंस हो रही है सेटिस्फाई। इट मीन्स कि F6 इज़ अ फंक्शन। ठीक है, साइड पे मैंने ये लिखे हुए ये जो f(6a) = 1, f(6b) = 1, f(6c) = 1, यानी कि इसका मतलब है ए बी और सी ये तीनों के इमेजेस 1 आ रहे हैं। ऊपर भी ऐसे मैंने सारे जितने भी फंक्शंस डिफ़ाइन किए, जितने भी रूल्स डिफ़ाइन किए, उनके साथ मैंने ये लिखा हुआ है कि ये ऐसे मैपिंग हो रही है इनकी। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने फंक्शन की एग्जांपल देखी। एक ही एग्जांपल है, डिफरेंट रूल्स अप्लाई किए, इसमें से कुछ रूल्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे तो वो फंक्शन थे, और कुछ नहीं कर रहे थे तो उसका मतलब है वो फंक्शन नहीं थे। चलिए जी, यहाँ तक तो हो गई हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन। लेकिन ये जो मैंने सेट्स नहीं, ये बहुत छोटे हैं, हमने इन सेट्स के दरमियान में नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। हमने बड़े सेट्स के दरमियान में करना है। बड़े सेट्स यानी कि इनफाइनाइट सेट्स, जैसे आपने सुना होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस पर भी आते हैं। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे इस पर। चलें, अब यहाँ पे देखें कि दो सेट्स के दरमियान में रिलेशनशिप है एक फंक्शन अप्लाई करने से। एक सेट जो है वो इनपुट सेट है, दूसरा सेट जो है वो आउटपुट सेट है। तो इसकी हेल्प से हमने एक दो और डेफिनेशंस डिफ़ाइन की हैं, डोमेन और रेंज। कुछ स्टूडेंट्स ने ये टर्म्स सुनी होंगी कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो हम देखते हैं कि फंक्शंस के डोमेन और रेंज से क्या मुराद है। डोमेन पे आते हैं। डोमेन की डेफिनेशन लिखी है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी कि जो आप इनपुट वैल्यूज़ दे रहे हैं उनको अगर इकट्ठा करके एक सेट बना लिया जाए तो वो उस फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। जैसे आप अक्सर बात करते हैं कि जो हमारी ये चीज़ है इसके डोमेन ये है, किसी भी कोई भी आप चीज़ डिफ़ाइन करते हो उस पर डोमेन बताते हैं। डोमेन यानी कि जिसमें आप वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन जिसमें वर्क कर रहा है यानी इनपुट वैल्यूज़ जहाँ से उसे आ रही हैं वो सेट उसका क्या होगा, डोमेन सेट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा जो डोमेन सेट था वो एक्स था, ए बी सी, क्योंकि उसी में से हम वैल्यूज़ ले रहे थे। तो डोमेन सेट हमने ऊपर से देख लिया कि ए बी सी था। ठीक है, जितने भी फंक्शंस डिफ़ाइन किए उन सब में जो डोमेन सेट था वो ए बी सी ही था। रेंज क्या होती है, वो कह रहे हैं कि आपने इनपुट लिया, उस पर फंक्शन अप्लाई किया, फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो पॉसिबल आंसर्स आएंगे वो उसकी क्या होगी, रेंज होगी। जैसे अभी आपने फंक्शंस में देखा था, कहीं पे आंसर 1 2 3 आ रहा था, किसी में 1 2 आ रहा था और किसी में 1 आ रहा था। तो रेंज जो है वो डिफरेंट हो सकती है, वो दूसरे सेट के इक्वल भी आ सकती है, दूसरे सेट से छोटी भी हो सकती है। हम उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं और देखते हैं कि डोमेन और रेंज कैसे हमने फाइंड आउट करनी है। अगर आप एग्जांपल 1 पे आ जाए ना, हम दोबारा ना एग्जांपल 1 पे आते हैं, उसकी डोमेन रेंज फाइंड आउट करते हैं। हर फंक्शन के डोमेन रेंज में आपको बता देती हूँ कैसे आपने फाइंड आउट करनी है। ये जो F1 रूल था ये फंक्शन था, हमने सिर्फ जो फंक्शन बने ना उनकी डोमेन रेंज फाइंड आउट करनी, जो फंक्शन नहीं बने ना उनकी डोमेन रेंज फाइंड आउट करने की ना ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे पास फंक्शंस बने हुए हैं, यहाँ पे देखें कि पहला सेट है ए बी सी, ये तीनों इनपुट्स हैं, तीनों जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन क्या है, इस F1 फंक्शन की ए बी सी है। और रेंज यानी कि पॉसिबल आंसर, अब देखिए F1 ए का आंसर 1 आ रहा था, बी का आंसर 2 और सी का आंसर 3। ये जो पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं ये आउटपुट है, आउटपुट यानी कि रेंज का सेट है। तो F1 की रेंज क्या होगी, 1 2 3। डोमेन क्या थी, ए बी सी, और रेंज क्या आ गई, 1 2 3। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी देखें ए बी और सी तीनों पे फंक्शन अप्लाई हो रहा है। जब तीनों पे फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो डोमेन क्या बन जाएगी, ए बी सी। और रेंज देखिए आपके पास आ रही है 3 2 1, तो हम इसको हमेशा अरेंजमेंट में लिखते हैं, तो हमारे पास बन गई 1 2 3। ठीक है,
यानी आपने 3 to 1 नहीं लिखना, आपने उसको अरेंज करके लिखना है। तो इसका रेंज, इसकी रेंज भी क्या होगी, 1 to 3 होगी। जैसे ऊपर वाले की रेंज भी 1 to 3 थी, इसकी भी वो रेंज क्या होगी, 1 to 3। अब F3 पे आते हैं। F3 में वही देखिए A, B और C तीनों पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। जब तीनों पे अप्लाई कर रहे हैं, तीनों इनपुट के एलिमेंट्स है, इट मीन्स कि ये तीनों डोमेन है। डोमेन ऑफ F3 क्या बनेगी, A, B, C। अब रेंज पे आते हैं। रेंज में देखिए F ऑफ A का आंसर जो है वो 1 आ रहा है, B का आंसर भी 1 आ रहा है, C का आंसर 2 आ रहा है। तो रेंज में आपके पास दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 और 2। रिपीट होने वाले एलिमेंट्स को नहीं लिखना, आपने एक ही दफ़ा लिखना है। तो इसकी रेंज क्या बन गई, 1 2। अब देखिए इसकी रेंज छोटी हो गई, पहले 2 की थी, 1 2 3 कंप्लीट सेट आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे रेंज क्या होगी, छोटी हो गई। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेंज छोटी हो सकती है। डोमेन कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए, डोमेन वही होनी चाहिए जितना सेट है, ए बी सी। आप नोट करेंगे जितने भी फंक्शंस हैं उनकी डोमेन वही रहती है जो सेट हमने उनको दिया हुआ होता है। तो अब रेंज इक्वल भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है उससे। F4 फंक्शन ही नहीं था, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। F5 भी फंक्शन नहीं था, इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब F6 को चेक कर लेते हैं। देखें डोमेन वही A, B और C, तीनों के तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये डोमेन इसकी बन रही है A, B, C। अब इसकी रेंज देख लेते हैं। रेंज में देखिए एक ही एलिमेंट आ रहा है, 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका हम एक ही दफ़ा लिखेंगे कि रेंज ऑफ F6 इज़ 1। ये मैंने आगे लिख दी है, आप लोग उधर से देख के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सारा मैंने लिख दिया कि फ़ंक्शन 1 में से डोमेन कैसे बनाइए, फ़ंक्शन 2 की डोमेन कैसे बनाइए, और फंक्शन F3 और F6 की कैसे बनाइए। ठीक है, तो पहले तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि फ़ंक्शन होता क्या है। उसके बाद फिर आप कोई भी एग्जांपल दी जाए तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। फिर फंक्शन के बाद आ जाती है डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज की वही एग्जांपल है कि इनपुट क्या आ रही है, आउटपुट क्या है। जो इनपुट का सेट होगा वो डोमेन होगी, और जो आउटपुट का सेट होगा वो आपके पास रेंज होगी। अभी मैंने बात की थी कि जो मैंने एग्जांपल किया ना 1 2 3 ABC वाली, ये बहुत छोटी सी एग्जांपल है, 3 एलिमेंट्स के दरमियान में हमने इनफाइनाइट सेट्स के लिए फंक्शंस को डिफ़ाइन करना है, फंक्शन को स्टडी करना है। तो हम वही सेट्स पे आ जाते हैं। इनफाइनाइट सेट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये तो बहुत आसान है, बल्कि 6 क्लास से स्टार्ट होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवा देती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिखती हैं, कुछ और भी होती हैं इनके अलावा। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर का सेट। जब इंसान ने स्टार्ट किया था ना काउंटिंग को, तो वो उसने 1 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 अप टू सो ऑन। लेकिन ये जो नेचुरल नंबर का सेट्स है ना, तो इसमें एक कमी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, दूसरे बंदे के पास 200 रुपीज़ है, तीसरे के पास 500 है, जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए तो इसमें कोई नंबर ही नहीं था। यानी नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं था जो ये रिप्रेजेंट करे कि किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद आगे होल नंबर्स। होल नंबर्स में देखिए एक नंबर यहाँ पे आगे 0, ये रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे पर्सन जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये 0 1 2 3। अब ये जो डॉट लगाए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये काउंटिंग चल रही है, ये कहीं जाके एंड नहीं हो रही, इसलिए इनको कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स, क्योंकि आप इनकी आखिरी वैल्यूज़ नहीं बता सकते। करोड़ों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स। हम जो इनफाइनाइट सेट्स हैं इन पे फंक्शन को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, लेकिन मसला ये था कि जैसे आपने कभी सुना होगा कि टेम्परेचर -5 है, टेम्परेचर जो है -6 है, यानी कि ऐसी वैल्यूज़ भी होनी चाहिए जो 0 से कम हो, तो उनके लिए फिर इंटीजर्स बन गए। इंटीजर्स ऐसा सेट है जो 0 से बड़ी वैल्यूज़ भी होती हैं उसमें, और 0 से छोटी वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे मैंने इंटीजर्स को 2 तरह से शो किया है यहाँ पे, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। अब ये इसकी भी कोई हद नहीं है, ये भी चल रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। अब असल में ये जो इंटीजर्स होते हैं उसका मकसद क्या होता है कि 0 जो है वो न्यूट्रल वैल्यू दरमियान में है। इसके जो ये राइट हैंड साइड है, इस पे वैल्यूज़ बड़ी होती जा रही है, बिगर वैल्यूज़ आ रही है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, 100 200 अप टू सो ऑन। और 0 से जो छोटी वैल्यूज़ है, -1 -2, जितना हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे वैल्यूज़ उतनी छोटी होती जाएंगी। यानी कि अगर मैं कहूँ -100, तो -100 -1 से क्या है, स्मॉलर है। अगर मैं कहूँ कि -2 -1 से स्मॉलर है, -2 0 से भी स्मॉलर है। स्मॉलर का मतलब है कि ये 0 से कम वैल्यूज़ हो रही है। जैसे हम कहें कि -10 डिग्री कहीं का टेम्परेचर है और किसी जगह का टेम्परेचर -1 है, तो -1 जो है
वो ज़्यादा है उससे टेम्परेचर, ठीक है। तो राइट साइड पे वैल्यूज़ जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी है और लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती हैं। तो ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स से भी ना हमारा काम पूरा नहीं हो रहा था। मसला था कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास दो चीज़ें हैं, उसे हमारे पास दो चीज़ें, ठीक है, हमने उन्हें 3 पर्सनस के दरमियान में डिवाइड करना है, तो 2/3 करना पड़ेगा ना, दो चीज़ों को 3 लोगों के दरमियान में डिवाइड करना। अब 2/3 जैसा ना इधर कोई नंबर नहीं था, ना नेचुरल नंबर में था, ना होल नंबर में है, ना इंटीजर्स में। तो इसके लिए नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया। उस सेट का नाम रखा गया रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो डिवीजन की फॉर्म में होते हैं, जैसे P/Q की फॉर्म में। अब P कौन सा नंबर है, Q कौन सा नंबर है? P और Q दोनों हैं इंटीजर्स, यानी कि ये ऊपर वाला जो सेट है इसी में से लिए गए हैं। और एक और कंडीशन है कि डिनोमिनेटर यानी Q जो है ना, नीचे वाली वैल्यू, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब ज़ीरो क्यों नहीं होनी चाहिए? कोई भी वैल्यू ज़ीरो से डिवाइड नहीं हो सकती। मैं कहूँ कि ये आपके पास दो चीज़ें हैं, इसके ज़ीरो पार्ट्स बना दें। ज़ीरो पार्ट्स का क्या मतलब है? कभी भी नहीं हो सकता। हर चीज़ का एक पार्ट हो जाए, यानी कि अगर आपके पास एक बड़ा सा बाउल है, ठीक है, उसके अंदर मैं कहती हूँ इसको डिवाइड ना करें, तो वो एक चीज़ वैसे की वैसे रह जाएगी। अगर मैं कोई इसे डिवाइड करें तो आप क्या करेंगे, इसको दूसरे बाउल्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे, 3-4 जितने भी मैं आपको कहती हूँ उसको डिवाइड कर दें। यानी कि एक बाउल को अगर आप 4 में डिवाइड करते हैं तो 1/4 की आपके पास एक नया नंबर बनेगा, रैशनल नंबर। अब किसी भी नंबर को आप 0 टाइम्स डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए कंडीशन ये है कि जो नीचे वाला नंबर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। P ज़ीरो हो सकता है लेकिन Q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे नंबर्स लिख दिए। ये रैशनल नंबर्स हैं, जैसे 2/3, हाँ जी, ये डिवीजन की फॉर्म में है। पहला नंबर 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। देखिए इंटीजर के सेट में से आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे मैंने लिखा है खाली 2 लिखा हुआ है। अब ये डिवीजन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप इसके साथ डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 1, अगर आपको मैं कहूँ 3, तो 3/1 एक ही बात है। अगर आपसे कहा जाए 5/1 एक ही बात है। यानी कि हर जो सिंपल नंबर है, जैसे कि नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इनके नीचे हम 1 लगा के खुद से इनको रैशनल बना सकते हैं। आगे फिर लिखा हुआ है 1.5। 1.5 यानी कि 3/2 के इक्वल होता है। अगर आप तीन चीज़ों के दो पार्ट्स करते हैं तो 1/5 बनता है। और 0.5 का मतलब है कि एक चीज़ के अगर आप दो पार्ट कर दें, यानी आधी चीज़ की बात कर रहे हैं, 1/2। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स है, कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में होंगे, कुछ सिंपल नंबर्स के फॉर्म में होंगे। तो रैशनल नंबर तक तो हो गई बात, हमारे काफ़ी सारे मसले हल हो गए, हमें काउंटिंग आ गई 1 2 3, फिर हमने ज़ीरो नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, फिर हमने नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए, फिर हमने उसके बाद डिवीजन वाले नंबर्स यानी कि रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए। लेकिन जैसे जैसे स्टडीज़ एडवांस होती गई, अब यहाँ पे भी मसले आने लग गए कि ऐसे नंबर्स आ गए जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, जैसे कि अंडर रूट वाले, उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो रैशनल ना हो उनको इरेशनल्स कहते हैं, यानी कि जो P/Q के फॉर्म में ना लिखे जाए। √2, √3, √5 अप टू सो ऑन, ये ऐसे नंबर्स हैं इन्हें आप कभी भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कभी आप कैलकुलेटर पे √2 फाइंड आउट करें तो ये आपके पास वैल्यू जाएगी ना पॉइंट के बाद, वो बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो आपके पास कैलकुलेटर उसकी मेमोरी कम होती है, तो वो जितने उसकी मेमोरी होती है उतने डिजिट्स शो करते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे इसे सर्च करेंगे तो इसके डिजिट्स की तादाद और बढ़ जाएगी। अगर आप सुपर कंप्यूटर पे करेंगे तो ये कभी भी एंड नहीं होते, यानी इनके पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ एंड नहीं होती। अगर आप नोट करें ना रैशनल नंबर में, जैसे 1.5 है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये रैशनल नंबर बन जाता है। लेकिन ये √2, √3, √5, इसको अगर आप फाइंड आउट करें ना, इसके पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ एंड ही नहीं होती। एंड नहीं होती तो इसका मतलब है हम इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। फिर बात वही आ गई कि जैसे जैसे एडवांस स्टडी होती गई तो नंबर्स की और ज़रूरत पड़ती गई, नए नए सेट्स बनते गए। अब इन्होंने क्या किया कि Q और Q' यानी कि रैशनल और इरेशनल को मिक्स करके दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद जो नया सेट बना उसे कह दिया ये रियल नंबर्स है, ठीक है। तो रियल नंबर्स इज़ एक्चुअली द यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स। फिर इसके बाद स्टडीज़ और एडवांस हो गई, तो ऐसे नंबर्स आ गए जिनमें अंडर रूट के अंदर भी नेगेटिव टर्म आती है। ये तो मैंने लिखा हुआ ना, √2,
√3, √5, लेकिन ऐसी वैल्यूज़ भी आनी शुरू हो गई कि √-2 आ गए, √-3, √-5। तो इस टाइप का पहले कभी भी कोई नंबर नहीं था, इसे आयोटा का नाम दे दिया गया। यानी अंडर रूट के अंदर जब भी आपके पास माइनस आएगा वो आयोटा के इक्वल हो जाएगा। आयोटा की वजह से एक नया सेट बन गया विच आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो पहला यानी ये जो ए है इसे रियल पार्ट करते हैं, आयोटा के साथ वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट करते हैं। ए और बी ये दोनों खुद रियल होते हैं, लेकिन आयोटा के साथ लगने की वजह से इसे हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में होगा, एक इसका रियल पार्ट होगा, एक इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ सेट्स देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। अब इनके दरमियान में भी रिलेशन है। रिलेशन कैसे है ज़रा देखते हैं। अगर आप नोट करें W जो है और नेचुरल नंबर का सेट, W में सिर्फ एक ज़ीरो जाता है, बाकी पूरे का पूरा वो नेचुरल नंबर की तरह ही है। ऐसे ही है ना, ज़ीरो को हटा दें तो बाकी 1 2 3। इसका मतलब है कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम इंटीजर्स पे आते हैं, इंटीजर्स में देखिए 0 1 2 3, यानी कि जो इसकी ज़ीरो से राइट साइड है वो पूरे के पूरे क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब है इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी होते हैं। ठीक है, अगली बात हमने की थी रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स में मैंने कहा था कि जो सिंपल नंबर्स होते हैं जैसे 2 3 4 5, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स भी होते हैं। इसका मतलब ये जो सारे इंटीजर्स हैं ये भी रैशनल नंबर हो गए। तो रैशनल नंबर के अंदर जो है वो इंटीजर्स भी होते हैं। तो इनके दरमियान में ये रिलेशन है कि ये एक दूसरे के अंदर ही होते हैं, यानी कि कंटेनमेंट होती है, ये एक दूसरे के सबसेट्स हैं। अगर यहाँ देखें तो मैंने लिखा हुआ है n इज़ अ सबसेट ऑफ W, यानी कि n जो है वो W के अंदर है, और W किसके अंदर है, इंटीजर्स के अंदर है। इंटीजर्स किसके अंदर है, Q के अंदर है। सबसेट्स हैं, अंदर का मतलब है सबसेट की बात कर रही हूँ मैं। और Q जो है वो R का सबसेट है। R किसका सबसेट है, C का। सबसेट का मतलब है उसके अंदर के ही सेट्स हैं ये। अगर मैं इनको ग्राफिकली, यानी कि एक मैंने रैंडम सी पिक बनाई है, ज़रूरी नहीं है कि ये आप बनाएं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर है, होल नंबर के इंटीजर्स के अंदर होल नंबर है, और फिर Q के अंदर इंटीजर्स है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का है, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रियल रहते हैं, उसी के अंदर Q भी है, Z भी है, W भी है, N भी है। ये सारे के सारे एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे में कंटेन करते हैं, सबसेट्स हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कुछ इनफाइनाइट सेट्स, लेकिन ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था, मैंने फिर भी आपको रिवाइज़ करवा दी है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो इसके बाद हम लाइव कॉल करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे, जिनको जो बात समझनी है हम उसको क्लियर कर देंगे। अच्छा, आप लोगों ने ना अगले लेक्चर में आने से पहले ना आपने ये कुछ टर्म्स जो है ना ये सर्च आउट करनी है, देख लेना कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले एक डेफिनेशन देखनी, सेट क्या होता है। सेट की आपने एक प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है, एक तो एग्जांपल्स देख लेनी है। फिर उसके बाद है यूनियन, लफ्ज़ सुना होगा कि यूनियन क्या होता है, दो सेट्स के दरमियान में यूनियन कैसे करते हैं, तो इसकी आपने एक दो एग्जांपल्स देख लेनी है। इंटरसेक्शन, दो सेट्स हैं आपके पास, उनके दरमियान में इंटरसेक्शन कैसे करना है। और फिर डेफिनेशन है कि सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपने देखनी है, और ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से पूछूँगी। ठीक है, इसके बाद हम लाइव कॉल करेंगे, उसमें आप लोगों के जो मसले मसाइल यानी इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपको समझ नहीं आई होगी उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर अब तक कोई बात समझ नहीं आई उसे पॉइंट आउट कर लें, और फिर हम इसे लाइव कॉल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे मैं करती हूँ एंड।